हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सी 300 सीई नाम की एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बुक पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी फर्स्ट माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी भी यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एलियट टाइम्स अप टू 300 सीई सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 7 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने 6th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 7 प्रारंभिक तमिलकम संगम साहित्य राजनीति अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब उत्तर भारत में महाजनपद और मौर्य साम्राज्य इतिहास रच रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में भी एक अनोखी सभ्यता अपने चरम पद पे थी। तो ये थी हमारी प्रारंभिक तमिल कलम, जिसकी झलक हमें मिलती है अद्भुत संगम साहित्य से। आइए इस जो ये चैप्टर है इसको हम जानते हैं, इस दौर के समाज राजनीति और संस्कृति की दास्तान को जानते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे तमिलकम से आशय है प्राचीन दक्षिण भारत, तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र। तो स्टूडेंट, मुख्यतः जो तमिलनाडु और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे प्राचीन दक्षिण भारत में, उसके नाम को ही तमिलकम कहा गया है। यहाँ पर जो तमिलनाडु और उसके आसपास का क्षेत्र था वही तमिलकम के नाम से प्रसिद्ध था। साथ ही यहाँ की संस्कृति और समाज को समझने का मुख्य आधार है संगम साहित्य। तो संगम साहित्य के माध्यम से ही हम तमिलकम के संस्कृति और समाज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना थी। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संगम का आशय। तो सबसे पहले संगम साहित्य को समझने से पहले हम संगम का आशय समझ लेते हैं। आखिर संगम साहित्य का जो संगम है वो आखिर उसका अर्थ क्या है। तो संगम का अर्थ है कवियों और विद्वानों की सभा। तो एक इस प्रकार की सभा जिसमें जो कवि और विद्वान उपस्थित होते हैं उसको ही हम संगम कहते हैं। माना जाता है कि मदुरई में ऐसी 3 संगम सभाएं हुए। संगम साहित्य इन्हीं सभाओं की रचनाओं का संग्रह है। तो स्टूडेंट, जो मदुरई है हमारा, उसमें हमारी 3 संगम सभाएं हुई, यानी कि 3 ऐसी सभा हुए जिसमें कवि और विद्वानों को बुलाया गया और जो इससे जुड़ा साहित्य होता है, यानी कि जो ये संगम सभाएं हुई, वो इन संगम सभाओं का एक जो रचनाओं का जो संग्रह हुआ उसको ही हम संगम साहित्य कहते हैं। यानी कि जो ये तीनों सभाएं थी, इन तीनों ही संगम सभाओं की जो हम एक रचनाओं का संग्रह करते हैं तो उसको ही हम संगम साहित्य कहते हैं। तो यही था हमारा संगम का आशय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कालक्रम का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा संगम साहित्य है, ये हमारा संगम युग कब तक चला, इसका क्या कालक्रम रहा। तो संगम युग लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। इसे इतिहास का वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो काल का जो समय था वो हमारा संगम युग या हमारा संगम साहित्य का काल कहा जाता है। और जो हमारा संगम साहित्य या संगम युग है इसको हम इतिहास का वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो यही था हमारा संगम साहित्य का कालक्रम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 3 संगमों की परंपरा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे ये 3 संगमों की परंपरा है, ये आखिर क्या परंपरा है, कि कौन कौन से संगम हुए थे। तो प्रथम संगम मदुरई में किवंती के अनुसार, परंतु रचनाएं उपलब्ध नहीं है। तो जो किंवदंती है वे बताते हैं कि जो प्रथम संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। तो ऐसे हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं प्रथम संगम के, लेकिन उनके अनुसार बताया गया है कि जो प्रथम संगम है वो मदुरई में हुआ था। और जो द्वितीय संगम है वो कपाटपुरम में, कुछ अंश शेष मिलते हैं हमें।
जो हमारा द्वितीय संगम हुआ वो हमारे कपाटपुरम में हुआ। इसके हमें ज्यादा साक्ष्य तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में इसके जो साक्ष्य है, इसके जो अंश है वे हमें देखने को मिल जाते हैं। थर्ड संगम होता है हमारा तृतीय संगम मदुरई में। इसी से हमें अधिकांश साहित्य मिला है। तो जो तृतीय संगम है ये सबसे बड़ा संगम आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो साक्ष्य है वे हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो इसी के कारण से हम अधिकांश साहित्य खोज पाए हैं। तो यहीं से अधिकतर संगम साहित्य हमें प्राप्त होता है। तो यही थी हमारी तीनों संगम की परंपरा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संगम साहित्य निकाय। अब हम बात कर लेते हैं संगम साहित्य निकाय के बारे में। तो जो संगम साहित्य निकाय है इसमें कुछ हमारी प्रमुख रचनाएं आती है, जैसे कि एटुट्टो तो कोई जिसमें कि 8 संग्रह है, और पटुट्टो पट्टू जिसमें कि 10 गीत है। तो ये हमारे कुछ तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा हमें कुछ अदर भी मिल जैसे जैसे कि तोलकाप्पियम होता है, जिसमें व्याकरण और समाज का विवरण दिया गया। और ये जो सभी रचनाएं हैं ये रचनाएं राजनीति, युद्ध, व्यापार, समाज और संस्कृति का चित्रण करती है। यानी कि इन सभी रचनाओं में राजनीति, युद्ध, व्यापार और समाज का सजीव चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट सोचिए, कवि न सिर्फ प्रेम और प्रकृति का वर्णन कर रहे थे, बल्कि युद्ध भूमि, वीरता और बाजार की हलचल भी कविता में गूंज रही थी। तो यही था हमारा संगम साहित्य निकाय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज व्यवस्था को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं राज व्यवस्था के बारे में उस समय की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजत्व के बारे में। तो राजत्व में हम देखेंगे छोटे छोटे जनजातीय राज्य थे। तो उस समय कुछ ऐसे छोटे छोटे जनजातीय राज्य थे जो कि कई भागों में बटे हुए थे। साथ ही राजा जो होता था वहां पे राजा को वेंडन कहते थे। और इस समय कुछ प्रमुख राजवंश है जैसे कि चोल, चेर, पांड्य, ये सभी हमारे उसी समय के कुछ प्रमुख राजवंश थे। तो यही था हमारा राजत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सरदारगण का। अब हम बात कर लेते हैं सरदारगण के बारे में। तो राजा के अधीन प्रमुख सरदार होते थे, इन्हें वेल कहा जाता था। तो इस समय जो सरदार होते थे वे भी उपस्थित होते थे। और जो ये सरदार होते थे ये राजा के अधीन होते थे, तथा इन्हें वेल के नाम से भी जाना जाता था। तो यही था हमारा सरदारगण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रशासन का। अब हम बात कर लेते हैं प्रशासन की। तो कोई बड़ा केंद्रीकृत तंत्र नहीं था, ग्राम सभा और स्थानीय सरदार प्रशासन में मदद करते हैं। तो जो प्रशासन था, प्रशासन में किसी भी तरह का कोई भी बड़ा केंद्रीकृत तंत्र नहीं था, लेकिन जो ग्राम सभा और स्थानीय सरदार थे वे प्रशासन में बहुत ही मददगार होते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाते थे। तो ये था हमारा प्रशासन। प्रशासन से नेक्स्ट जो हमारा अगला आता है वो हमारा प्रतिरक्षा आता है। प्रतिरक्षा में हम देखते हैं तो किसी भी तरह की हमें कोई स्थायी सेना देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब युद्ध होता था उस समय योद्धाओं को बुला लिया जाता था। तो इस समय जो योद्धा होते थे वे कहाँ से आते थे? तो वे योद्धा आते थे जो आम जनता होती थी, उन आम जनता को ही योद्धा बनाकर युद्ध में ले जाया जाता था। तो यही थी हमारी प्रतिरक्षा। तो यही हमारी पूरी राजव्यवस्था थी। इससे अलग अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में उस समय की। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे तो सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो हमें कृषि देखने को मिलती है, जिसमें कि कुछ ऐसी मुख्य फसलें थी जो उस समय प्रचलित थी, जैसे कि धान, ज्वार, बाजरा, ये सबसे कुछ प्रमुख फसलें थी उस समय की। इसी के साथ साथ बैल और हल का उपयोग भी खेती में किया जाने लगा था इस समय। तो यही थी हमारी कृषि। कृषि के बाद कुछ उद्योग आए। तो उद्योग में देखने को मिला हमें धातु शिल्प उद्योग, बुनाई उद्योग, मोती उद्योग और आभूषण निर्माण उद्योग। तो इन सभी का निर्माण भी एक उद्योगों में होने लगा। उद्योग भी उस समय विकसित हो चुके थे। तो ये हमारे उद्योग थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा व्यापार का आता है। व्यापार में हम देखेंगे तो आंतरिक और समुद्री व्यापार दोनों देखने को मिल जाते हैं। यानी कि हमें आंतरिक और बाह्य दो तरीके के व्यापार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि समुद्री व्यापार के माध्यम से भी होने लगे थे। इसी के साथ साथ रोमन साम्राज्य से व्यापार देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा रोमन साम्राज्य है वहां पर हमें इस संस्कृति के, इस साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। इसी के साथ साथ कुछ प्रमुख बंदरगाह थे जैसे कि कावेरीपत्तनम, मुजीरिस, ये कुछ ऐसे हमारे बंदरगाह थे जो कि उस समय के व्यापार के थे। तो यही हमारा व्यापार हो गया। व्यापार के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाज का। अब हम देख लेते हैं उस समय की सामाजिक संरचना है, समाज कैसा था। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक संरचना की। समाज जनजातीय था, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव बहुत कम था। तो जो समाज था वो जनजातीय समूह का समाज था। और इस समय पे जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो समाज था उसको 4 भागों में बांटा गया था, उसका प्रभाव बहुत कम हमें देखने को इस समय में मिलता है। तो यही थी हमारी सामाजिक संरचना। इससे अलग फिर नेक्स्ट आता है हमारा नारी। नारी के बारे में बात करेंगे तो स्त्रियों को सम्मान और स्वतंत्रता थी।
कई इस तरह कवित्रियाँ भी थी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, यहीं से जो हमारे महिलाओं का सम्मान था वो थोड़ा बढ़ने लगा था, यानी कि स्त्री की दशा थोड़ी ठीक होने लगी थी। महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता दोनों प्राप्त होने लगी और इस समय में कई जो महिलाएं थी वे कवित्री भी बन गई थी। तो यही था हमारा नारी। नारी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वस्त्र, आभूषण और फैशन। वस्त्र, आभूषण और फैशन के बारे में बात करें तो इस समय सूती और रेशमी वस्त्र सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाते थे। साथ ही आभूषण में हम देखें तो सोने चांदी के आभूषण और जो फूलों का श्रृंगार है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो यही थे वस्त्र, आभूषण और फैशन उस समय के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आवास का आता है। तो आवास में मकान देखें तो जो मकान होते थे वे साधारण होते थे, लेकिन वे मिट्टी और लकड़ी से बने मकान होते थे। तो जो आम लोग होते थे वे मिट्टी और लकड़ी के घर यूज करते थे, लेकिन जो अमीर वर्ग होते थे वे बड़े और सुसज्जित घर यूज करते थे। यानी कि आम लोगों के जो घर होते थे वे मिट्टी और लकड़ी के होते थे, लेकिन जो अमीर वर्ग के वर्ग वे होते थे घर होते थे वे बड़े और सुसज्जित घर होते थे। तो यही था हमारा आवास। आवास के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान। अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान के बारे में। तो इस समय जो देवता माने जाते थे, देवता सबसे ज्यादा वहां पर मुर्गुन, जो कि युद्ध के देवता माने जाते थे, शिव, विष्णु, इंद्र, कातली। तो उस समय के जो देवता थे उसमें सबसे प्रसिद्ध मुर्गुन थे, जो कि युद्ध के देवता माने जाते थे। इससे अलग शिव, विष्णु, इंद्र, कातवुल को भी पूजा जाता था। साथ ही साथ नदियों, पेड़ों और पशुओं की पूजा भी की जाती थी, यानी कि प्रकृति पूजन भी उस समय था। और साथ ही वीर गति पाने वाले योद्धाओं के लिए वीर स्तंभ स्थापित किए जाते थे। तो जो भी योद्धा युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे उनके लिए कुछ वीर स्तंभ भी स्थापित किए जाते थे। तो स्टूडेंट कल्पना कीजिए, किसी वीर सैनिक के बलिदान के बाद गांव के लोग पत्थर का वीर स्तंभ गाड़ते हैं और उसके सामने दीप जलाते हैं, ताकि जो उसकी स्मृति है वो अमर रहे। तो यही था हमारा धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उपसंहार का आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार में हम देखेंगे संगम साहित्य प्रारंभिक तमिल समाज का दर्पण है। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का वास्तविक चित्रण मिलता है। तो स्टूडेंट जो संगम साहित्य है वो प्रारंभिक तमिल समाज का एक आईना है, जिसमें कि हमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का यथार्थ चित्रण देखने को मिल जाता है। यह हमें दिखाता है कि दक्षिण भारत का विकास उत्तर भारत से अलग लेकिन समांतर रूप से हो रहा था। तो जो संगम साहित्य है वो बताता है कि जो दक्षिण भारत का विकास है वो उत्तर भारत से अलग था, लेकिन वो समांतर रूप से होता जा रहा था। तो स्टूडेंट जो संगम साहित्य है वो सिर्फ कविताएं नहीं है, बल्कि एक पुरानी सभ्यता की एक गाथा है, जो कि हमें बताती है कि जो प्राचीन दक्षिण भारत का समाज है वो कितना समृद्ध, जीवंत और रचनात्मक था। तो यही जो विरासत है ये आज भी तमिल संस्कृति की आत्मा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी 7th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।